चलिए जल्दी से आ जाइए और पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण दिया गया, उन पर आधारित 4 विकल्प दिए गए, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तर के काले पॉलिश वाले खूबसूरत बर्तन भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। कारण कह रहा है क्योंकि ये बर्तन जहां पर बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें खरीद करके अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के बेचने का काम करते थे, और यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक स्थानों से ये उत्तरी काले मृदभांड आपको बर्तन, काले बर्तन जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, जो उत्तर के जो काले पॉलिश वाले खूबसूरत बर्तन है ये भारतीय उपमहाद्वीप में आपको अनेक स्थानों से मिलेंगे, और अनेक स्थानों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि जहां पर इनका निर्माण होता था वहां से व्यापारी लोग इनको खरीदते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर के बेचते थे। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कथन सत्य हो जाएंगे, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक भाई, बात ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, दक्षिण भारत तथा रोम के मध्य व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है प्राचीन काल में भारत का यूरोप के देशों के साथ व्यापार होता था, भारत का रोम के साथ व्यापार होता था। उसी संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए और उन कथनों पर आधारित कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। कह रहा है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को स्थल मार्ग और जल मार्ग के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत से अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। दूसरे प्रश्न का आंसर करें, क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करें क्या जाएगा, तो काली मिर्च, आपको पता है जैसे हम लोग भारत वाले गर्म देश वाले हैं, है ना, भारत गर्म देश है, तो गर्म देशों में क्या होता है, ठंडी चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। हम लोग दही, छाछ, लस्सी, है ना, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके की चीजों की डिमांड हम लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग गर्म देश वाले हैं। इसी के विपरीत यूरोप ठंडा देश है, यूरोप ठंडा महाद्वीप है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्म चीजों की मांग ज्यादा अधिक होती है। जो मसाले हो गए, काली मिर्च हो गया, तेज पत्ता हो गया, अदरक हो गया, है ना, जो चीजें शरीर को गर्म करने वाली है उनकी मांग वहां पर ज्यादा होती है। तो काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे क्या करते हैं, इसे काले सोने की संज्ञा दी गई है, काले सोने के नाम से बुलाया जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। व्यापारी इन सामानों का स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ठीक है, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों रास्तों से व्यापार हुआ करता था दूसरे देशों के साथ। और दक्षिण भारत से अनेक स्थानों पर रोमन सिक्के भी मिले, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। सारे के सारे कथन सत्य हैं, आप कहेंगे उपयुक्त तभी हो जाएगा। काली मिर्च जो है ये यवनों को बहुत अधिक पसंद थी। काली मिर्च की बात करेंगे तो ये यवनों को, यूरोपीय लोगों को बहुत अधिक पसंद थी। ठीक है, और इसीलिए काली मिर्च को क्या किया था, इसीलिए काली मिर्च को संस्कृत में यवन प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, यवन प्रिय भी कहा जाता है। काली मिर्च को क्या करते हैं, यवन प्रिय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो सारे के सारे कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न का, व्यापारियों तथा समुद्री मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों तथा समुद्री मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यात्रा को जल्दी पूरी करने के लिए नाविक मानसूनी पवन का लाभ उठाते थे। अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए उत्तरी पूर्वी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा भाई, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो व्यापारियों तथा समुद्री मार्गों के संदर्भ में। आज भी देखिए हम लोग क्या जब इस तरीके की चीजें बनती है, जैसे कटहल की सब्जी बन रही है या फिर नॉनवेज वॉनवेज बन रहा है, तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी एकदम रसोई घर में जितने कोने अतरे जितना भी मसाला होगा सब उसमें डाल देगी, है ना, सारे मसाले उसमें डाल देंगी, मिक्सी वाला मसाला भी डाल देंगी, सिल लोढ़े पे पीस करके वो भी मसाला डाल देंगी, खड़ा मसाला डाल देंगी, पैकेट वाला पिसा मसाला डाल देंगी, सारे मसाले डाल देंगी, है ना, इतना मसाला डाल देंगे कि फिर पता चलेगा कि
है ना, नाक से धुआं निकलता है, कान से धुआं निकलता है, इतना मसाला डाल देंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा भाई? चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो यात्रा को जल्दी पूरा करने के लिए नाविक क्या करते थे? मानसूनी पवन का लाभ उठाते थे। बिल्कुल एकदम सत्य बात है। पहले आप देखोगे, पहले जो नाव वाव चला करती थी, पहले जो नाव चला करती थी, उनमें क्या होता था? उनमें पर्दा लगा होता था, है ना, पर्दा लगा होता था। पहले जो नाव वाव चलती थी उनमें पर्दा लगा होता था, तो हवा के सहारे नाव तेजी से आगे बढ़ती थी, है ना, हवा के सहारे तेजी से बढ़ती थी। तो यात्रा को जल्दी पूरा करने के लिए क्या करते थे? नाविक मानसूनी पवन का लाभ उठाते थे। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अगर अफ्रीका और अरब, देखो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और यहां पर है अपना छोटा सा प्यारा भारत, ठीक है, ये है भारत। तो अगर आपको अफ्रीका से क्या करना है, अगर भारत जाना है, अगर आपको अफ्रीका से भारत जाना है या फिर अरब देशों से आपको भारत जाना है, तो आपको कौन सी मानसून? तो आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? तो आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जरूरत होगी, ना कि उत्तरी। उत्तरी पूर्वी मानसून कौन होगा भाई? उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून तो ये वाला हो गया। तो इस वाले मानसून की जरूरत नहीं होगी, आपको इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जरूरत होगी। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आवश्यकता होगी भाई। क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आवश्यकता होगी। तो केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। केवल एक सत्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, अच्छा सबसे मजेदार बात जानते क्या होता है? सबसे मजेदार बात ये होती है कि जब, है ना, माता जी दुनिया भर का मसाला डाल देती है और अब बन जाता है, उसके बाद माता जी मासूमियत से आकर के पूछते हैं तीखा बन गया क्या? पता नहीं कैसे तीखा बन गया, हम तो एक ही मिर्चा डाले थे, इस समय जो मिर्चा आ रहा है वो तीखा मिर्चा आ रहा, अंदाज नहीं मिल रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। संगम कालीन कविताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर चर्चा की गई है? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो संगम कालीन कविताओं में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर चर्चा की गई है? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। तो गंगा और कावेरी की फसलें हैं, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे हैं, श्रीलंका से आए हुए खाद्यान्न है, या फिर म्यांमार के बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती वस्तुएं हैं? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इन सारी चीजों का, है ना, संगम कालीन कविताओं में इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गंगा और कावेरी नदियों की फसलों के, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगों के, श्रीलंका के आए खाद्यान्न फसलों के, और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, इन सारी चीजों का उल्लेख संगम कालीन कविताओं में किया गया है। ठीक भाई, बात क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं और कथन और कारण दिया गया है और आपको सही उत्तर की पहचान करना है। चलिए बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करें भाई, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? तो रोम में रेशमी कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। चीन से इन्हें लाने में दुर्गम पहाड़ियों, रेगिस्तानी मार्गों से होकर ले जाने के साथ ही साथ इन मार्गों के आसपास के लोगों के द्वारा व्यापारियों से यात्रा शुल्क की मांग भी की जाती थी। तो दोनों के दोनों कथन सत्य है भाई, दोनों के दोनों कथन जो है सत्य है भाई, है ना। चीन जो ये रेशम होता था, तो रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन पहले भी चीन में होता था, आज भी चीन में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन में होता है। तो चीन से रेशम जो है ये भारत होते हुए यूरोप जाता था, भारत होते हुए यूरोप जाता था। अब कोई चीज इतनी दूरी तक जाएगी, चीन से भारत होते हुए यूरोप तक जाएगी, तो मार्ग में उनको बहुत सारे टैक्स देने होंगे, बहुत सारे चुंगी कर देने होंगे, प्राकृतिक आपदाओं से, डाकुओं से, लुटेरों से, बहुत सारे लोगों से निपटना होगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। और पहले तो यातायात के इतने साधन भी नहीं थे, है ना, कि फटाफट पहुंच गए।
ठीक है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब ये चीज रोम में पहुंचेगी तो स्वाभाविक है इसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, बात आगे आ जाए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोवेंदार, बताओ भाई मोवेंदार, देखो मोवेंदार से बार बार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, मोवेंदार से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बताएं क्या आ जाएगा? ठीक है, अच्छा पीडीएफ चाहिए, कौन सी बुक का? एनसीईआरटी वाली बुक का, क्लास 6 वाली, क्लास 6 वाली एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ चाहिए? अच्छा, ठीक है भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग जल्दी से जरा तो। चलिए क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तो तीनों मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक, तीनों मैंने ग्रुप में शेयर कर दी। बताएं क्या आ जाएगा? तो मोवेंदार की बात करें, मोवेंदार का अर्थ क्या होता है? मोवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। मोवेंदार का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे तीन मुखिया। ठीक है, मोवेंदार का अर्थ क्या होता है भाई? मोवेंदार की बात कर लेंगे, मोवेंदार का अर्थ क्या होता है, क्या कहेंगे? मोवेंदार का जो अर्थ होता है वो होता है तीन मुखिया होता है। और इन तीन मुखियों में कौन कौन होते हैं, क्या कहेंगे? आप कहेंगे चोल हैं, चोल हैं, चेर हैं और पांडे हैं, है ना। तीन मुखिया कौन है, क्या कहेंगे? तो तीन मुखिया आपको चोल, चेर, पांडे, है ना, ये तीन मुखिया आपको देखने को मिलेंगे। मोवेंदार की चर्चा संगम कविताओं में मिलती है, बिल्कुल सत्य बात है। यह एक कन्नड़, कन्नड़ शब्द नहीं भाई, कन्नड़ शब्द नहीं है, ये एक तमिल शब्द है। क्या है? तो तमिल शब्द है। मोवेंदार क्या है? तो आप कहेंगे तमिल शब्द है। मोवेंदार क्या है? आप कहेंगे तमिल शब्द है, कन्नड़ नहीं है। इसका प्रयोग दो शासकों परिवारों, दो नहीं भाई तीन, दो नहीं तीन, है ना, दो नहीं कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे तीन, तीन शासकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोवेंदार शब्द का प्रयोग तीन शासकों के लिए किया जाता है, चोल, चेर, पांड्य के लिए। ये चोल और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट नहीं है भाई, राष्ट्रकूट नहीं है। कौन कौन है? तो आप कहेंगे चोल, चेर, पांड्य है। कौन सा कथन सत्य है? आप कहेंगे केवल एक सत्य है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे केवल एक सत्य हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता है बिहार में टीचर वैकेंसी आ चुकी है ना, टीआरई 4 की घोषणा कर दी गई है। अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं और उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही साथ एससीईआरटी पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड की जो बुक्स चलती है उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों चीजों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के ही प्रश्नों को कर रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक आपको प्रश्नों को करते चलना है, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। चोल, चेर, पांडे, चोल, चेर, पांड्य के संदर्भ में आपको विचार करना भैया। चोल, चेर, पांड्य के संदर्भ में क्या करना है? आपको विचार करना है। इन तीन मुखियाओं में से केवल चोलों के पास ही दो सत्ता केंद्र थे। चोलों का कावेरी का पट्टनम तथा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर दिया करते थे। नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? बीएड के साथ साथ सीटेट की तैयारी करते रहिए, है ना, क्योंकि सीटेट इतना आसान नहीं है कि एक दिन पढ़ा और दूसरे दिन गए पेपर दिए गए और तीसरे दिन पास हो गए, चौथे दिन रिजल्ट आ गया, पांचवें दिन नौकरी मिल गई, छठवें दिन शादी हो गई, सातवें दिन बच्चा पैदा हो गया, एकदम है ना पूरा डनाडन हो गया एक हफ्ते में। ऐसा नहीं होता है, लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। बीएड करने के साथ साथ सीटेट की तैयारी करते रहिए।
कि सीटेट की तैयारी करने में भी आपको 6 महीने 8 महीने का समय लगेगा। पूरी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है ना? तो समय देना पड़ता है। तो बीएड के साथ-साथ इसको भी आप देखते रहें। क्या हो जाएगा भाई? इनमें से केवल चोलों के पास ही 2 सत्ता केंद्र हुआ करती थी। ये बात गलत हो जाएगी भाई, है ना? 2 नहीं भाई, तीनों के पास होती थी। 3 राजवंश हैं, 3 राजवंश हैं। कौन-कौन से? तो आप कहेंगे चोल हैं, चेर है और क्या हो जाएगा? और पांड्य है ना? तो 3 राजवंश हैं। क्या हो जाएगा? तो चोल, चेर, पांड्य 3 राजवंश है, तो तीनों के पास सत्ता होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक? यहाँ पर चोलों का कावेरीपत्तनम बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिएगा। चोलों का कावेरीपत्तनम में और पांड्यों का मदुरई महत्वपूर्ण केंद्र था। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपसे कह रहा है ये मुखिया लोगों से नियमित कर लेते थे, गलत बात है ना? नियमित कर नहीं लेते थे, कर तो लेते ही थे। करों के साथ साथ ये लोग क्या करते थे? ये लोग उपहार भी लिया करते थे, है ना? उपहार भी लिया करते थे, गिफ्ट भी लिया करते थे, ब्लेसिंग भी लिया करते थे। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, है ना, कि शादी ब्याह में जैसे लड़की के पिताजी आपको क्या कर दिया? आपको 10 लाख रुपए कैश दे दिए, 4 चक्का गाड़ी दे दिया और भी जो अलग चीजें दी, तो वो सब दहेज नहीं होता, वो सब गिफ्ट होता है, ब्लेसिंग होती है, जो कि आपको खुशी खुशी ले लेना चाहिए, उन लोगों को खुशी खुशी दे देना चाहिए, है ना? तो नियमित कर लिया करते थे, तो नियमित कर लिया करते थे, ये गलत हो जाएगा। उपहार भी लिया करते थे, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक भाई, बात क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करिए। सातवाहनों के संदर्भ में बताएं क्या हो जाएगा? बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? मिले तब ना देखा करो, मतलब कुछ लोग चाह रहे हैं कि मिल जाए, ठीक है? चलिए बताएं क्या आ जाएगा भाई। तो सातवाहनों की बात करें, सातवाहनों के संदर्भ में बार बार हम लोग पढ़ते हैं, है ना? सातवाहनों के संदर्भ में, सातवाहनों के संदर्भ में क्या करते हैं भैया? सातवाहनों के संदर्भ में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना, कि जो सातवाहन राजा हैं ये क्या होते हैं? ये दक्षिणाधिपति के नाम से जाने जाते हैं। क्या होते हैं? सातवाहन राजा जो होते हैं ये दक्षिणाधिपति के नाम से जाने जाते हैं। सातवाहन राजा जो होते हैं ये शीशे के सिक्के जारी कर रहे हैं, शीशे के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा हैं सातवाहन राजा। साथ ही साथ भूमि दान देने की शुरुआत करने वाले पहले राजा हैं। क्या है? तो भूमि दान, क्या हो जाएगा? भूमि दान देने की शुरुआत करने वाले पहले राजा हैं। भूमि दान देने की शुरुआत करने वाले पहले राजा कौन है? आप कहेंगे सातवाहन है। ठीक भाई, बात ठीक है? नहीं, दहेज ना कहिए, दहेज नहीं होता है, दहेज नहीं होता है वो, है ना? वो सब दहेज नहीं होता, वो सब आशीर्वाद होता है। तो सबसे सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी है, बिल्कुल सत्य बात है। और सभी सातवाहन राजा दक्षिणाधिपति, दक्षिण के अधिपति, दक्षिण के स्वामी कहलाए जाते हैं, कहलाते थे। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। दक्षिणाधिपति कहलाते थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी है। दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, रेशम बनाने की तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ है। इसका आविष्कार सबसे पहले जापान में हुआ है। नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर की पहचान करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, दहेज अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। ए ऑप्शन आ रहा है और बी ऑप्शन आ रहा है, क्या आंसर करिएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए फिलहाल डी ऑप्शन आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आविष्कार लगभग 3000 नहीं 7000 वर्ष पहले, है ना? रेशम का आविष्कार 7000 वर्ष पूर्व हुआ है, तो पहला कथन गलत है। और दूसरा, इसका सर्वप्रथम आविष्कार जापान में नहीं, चीनी लोगों ने किया है, चीन में हुआ है ना? कहां पर? तो चीन में हुआ है। तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी, ना तो एक ना तो दो, कोई भी सत्य नहीं है, सभी कथन गलत है। तो डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा? तो डी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग कैसे हैं? दोनों अलग कैसे हैं? दोनों अलग होता है भैया। चलो आगे आ जाओ भाई। रेशम मार्गस्थान की शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करिए। सही उत्तर की पहचान करिए। क्या होगा? सही उत्तर की पहचान करिए। जैसे देखो, जैसे अगर लड़के वाले मुंह खोल के कहें कि नहीं हमको 10 लाख रुपया चाहिए, 4 चक्का चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो वो दहेज होता है ना? लेकिन मान लो लड़के वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लड़की के घर वाले जो है वो समझ गए कि लड़के को ये सारी चीजें चाहिए और बिना कहे दहेज दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? वो गिफ्ट होता है ना? मान लो लड़के वाले अब कहना चाह रहे हैं लेकिन बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और लड़की के पिताजी को समझ में आ गया कि अच्छा लड़के को ये चाहिए। ठीक है, काम करते हैं, लड़के को दे देते हैं, 10 लाख रुपए दे देते हैं, कार दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो अपने मन से दे दे रहे हैं, तो वो गिफ्ट होता है। और लड़का मांगेगा तो दहेज होता है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा भाई। तो शासक इसके बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल भाई, रेशम महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण चीज पर कौन नियंत्रण नहीं करना चाहेगा? है ना? रेशम महत्वपूर्ण है, रेशम के निर्यात से बहुत सारे पैसे मिलते थे, तो कौन नियंत्रण नहीं करना चाहेगा? हर कोई नियंत्रण करना चाहेगा। तो शासक लोग इसके बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और शासकों को इन मार्गों पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को बहुत सारे कर चुकाने होते थे, शुल्क देने होते थे, गिफ्ट भी देना होता था, तोहफा भी देना होता था। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सत्य है, प्राप्त होता था। शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते समय लुटेरों को आक्रमणों से सुरक्षा भी प्रदान करते थे। तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। आप कहेंगे उपर्युक्त सही हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो डी आंसर करिएगा। ठीक है, डी आंसर करिएगा। ठीक है, ये मात्र एक संयोग है, वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर मान लीजिए किसी वास्तविक घटना से ये मिलता जुलता है, इसको मात्र एक संयोग माना जाएगा, है ना? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करिए। चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? चलिए जल्दी से बताएं। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा भाई? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। लाहौर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने से होकर पत्तनों तक जाती थी। और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अब अब क्या होगा? बताओ भाई क्या हो जाएगा? क्या आंसर करेंगे भाई? क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर रहे हैं? बताएं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। कुषाणों की दो राजधानी लाहौर और मथुरा, लाहौर नहीं थी भाई। अगर हम लोग कनिष्क की बात करें तो कनिष्क की आपको दो राजधानियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक आप कहोगे पुरुषपुर पेशावर है ना? कौन सी? तो आप कहेंगे एक तो पुरुषपुर पेशावर है और दूसरी कौन सी है? दूसरी आप कहेंगे मथुरा है ना? कौन सी है? तो मथुरा है ना भाई? क्या हो जाएगा? तो कनिष्क की दो राजधानियां आपको देखने को मिलेगा, एक पुरुषपुर पेशावर, दूसरी क्या हो जाएगा? मथुरा। तो दूसरा आपका गलत हो गया। इनके शासन काल में सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने से होकर पत्तनों तक जाती थी। बिल्कुल एकदम सत्य बात है। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, जो कि गलत बात है। आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे केवल एक और तीन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, एक और तीन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल लड़कियां तो लेती ही हैं, है ना? लड़कियां तो लेती हैं।
है ना, पहले ही दिन मुंह दिखाई लेंगी, पूरा गांव भर से ले लेंगी, है ना, पूरा गांव भर की जितनी दादी आजी नानी मामी जितने लोग होंगी सबसे मुंह दिखाई बहाने ले लेंगी, है ना, सबको लूट लेंगी पहले दिन। तो लड़कियां तो लेबे करती हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, सोने के संदर्भ में आप याद रखेंगे, सोने का मतलब गोल्ड से है, गोल्ड के संदर्भ में आप याद रखेंगे, बार बार मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे हिंद यवन राजाओं ने। किसने, हिंद यवन राजाओं ने, या फिर आप कहेंगे इंडो ग्रीक राजाओं ने। ठीक है, किसने, इंडो ग्रीक राजाओं ने। क्या हो जाएगा भाई, इंडो ग्रीक राजाओं ने, हिंद यवन राजाओं ने, क्या हो जाएगा, हिंद। ठीक है, ठीक है, इतना अच्छा फेस फ्री में थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा, वो तो दूसरे दिन पता चलेगा, जो दिन मेकअप धुल जाता है ना तब पता चलेगा, है ना, दुल्हो फोटो लेके मिलाता यही थी कि कौन दूसरी तो नहीं गलती से आ गई, बदला बदली तो नहीं हो गया। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने, हिंद यवन राजाओं ने, इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, अगर आपसे पूछा जाए सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप क्या कहेंगे, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए। किसने, कुषाण राजाओं ने जारी किए। सबसे शुद्ध सिक्के किसने, तो आप कहेंगे कुषाण राजाओं ने जारी किए, कुषाण राजाओं ने जारी किए। और और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो फिर आप क्या कहिएगा, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है ये गुप्त राजाओं ने जारी किए, है ना भाई। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने जारी किए। ठीक है, ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन राजाओं ने जारी किए, इंडो ग्रीक राजाओं ने जारी किए हैं, ना कि कुषाणों ने, है ना, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के नहीं जारी किए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगले प्रश्न का कनिष्क के संदर्भ में एक बार फिर से प्रश्न है, कनिष्क के संदर्भ में एक बार फिर से प्रश्न है, और आपको सही उत्तर की पहचान करना। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, आप लोग सही, आप लोग एकदम सही हैं, हाँ आप लोग सही हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करें, हाँ आप सब लोग सही हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करें, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में इसे लिखना शुरू किया। कौन सा कथन सत्य है, बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अभी इस क्लास के बाद पीडीएफ भेज दूंगा, परेशान ना होइए। पीडीएफ नहीं शो कर रहा है, गया नहीं क्या भाई, हाँ गया गया भाई, अभी देखो गया कि नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है मैंने, है ना, अभी गया, अभी गया, जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से बताइए, अभी बुक का पीडीएफ पहुंचा कि नहीं, जल्दी से एक बार बताएं। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई, क्या आंसर करेंगे, डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य, है ना। कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क था। कनिष्क के समय में आपको याद रखना है चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, है ना, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक भाई बात, तो ये कथन भी सत्य है। बुद्ध की जीवनी जो है बुद्ध चरित किसने लिखी, अश्वघोष ने लिखी, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, बिल्कुल सत्य बात है। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी है, ये बात भी सत्य है। तो सारे के सारे कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई बात,
डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। 2 बार चला गया, 2 बार नहीं चला गया, उसमें हिस्ट्री की, पॉलिटी की और ज्योग्राफी की तीनों किताबें मैंने भेजी हैं क्लास 6 की, है ना, क्लास 6 की। सर हम नहीं देख पा रहे, आंख को थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, दिखाई पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। रेशमी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताएं क्या जाएगा। तो चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर के दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। बिल्कुल सत्य बात है। जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल सत्य बात है। दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन कर देंगे, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन कर देंगे, 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन काहे कर रहे भैया, ला देखा करो, पूरी रामायण खत्म हो गई, राम कौन है वही वाली बात हो गई। इतनी देर से बता रहे हैं कि रेशम का व्यापार चीन से, भारत से होते हुए यूरोप महाद्वीप तक होता था। इसीलिए यूरोप महाद्वीप में रेशम का दाम बढ़ गया, क्योंकि इतना जोखिम सहना पड़ता था, इतना टैक्स, चुंगी, दुनिया भर की चीजें देनी पड़ती थी, लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। इसीलिए यूरोप में रेशम महंगा मिलता है। इतनी सारी दुनिया भर की बात बता दी है, तब डी ऑप्शन आ रहा है। गजब गजब, ये लोग वही है जो शिव चर्चा में जाके उन्हें पता नहीं शिव चर्चा में हो क्या रहा है, लास्ट में जय जय बोल देते हैं, प्रसाद लेके घर चले आते हैं। ये वही लोग हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करिए। चलिए जल्दी से बताएं क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, बताएं क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या जाएगा। अच्छा, जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा तो आपके पर्सनली आपको भेज देंगे। ठीक, चलिए पर्सनली आपको भेज देंगे। ठीक है, जिनको ग्रुप में नहीं किताब दिखाई पड़ रही है तो मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको पर्सनली मैं, है ना, एनसीईआरटी बुक्स के पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। चलिए जल्दी से बताएं क्या जाएगा। तो बुद्ध की प्रतिमाओं का महायान शाखा के अंतर्गत क्या होने लगा। ठीक है, कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में क्या होगा, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होगी। कनिष्क के समय में क्या होगा, चौथी बौद्ध संगीति होगी। और इस चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाएगा, हीनयान और महायान। क्या हो जाएगा, हीनयान और महायान। और महायान शाखा के अंतर्गत ही क्या होगा, महायान शाखा के अंतर्गत ही बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण होने लगेगा। महायान की, अच्छा, आप सब समझ लेती हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाती हैं, क्यों। ठीक है, क्या जाएगा, तो बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा इसी काल में। और शिक्षा देने तथा सहयोग के लिए सांसारिक परिवेश में रहने की बजाय एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने लगे। ये बात गलत है भाई। जो पहले के जो लोग थे, जो पहले हीनयान वाले थे, इनका मानना था कि जंगल में कहीं कोने एकदम किनारे जा करके ध्यान लगा के बैठिए, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी इस विचारधारा से तो अलग होकर के महायान शाखा बनी थी। महायान शाखा ने कहा है कि अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो जंगल कोने किनारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पता लगा जंगल में पेड़ के नीचे गए, पता चला सांप काट लिया, हो गया ज्ञान की प्राप्ति। आया, पता चला ध्यान लगाए हैं, शेर आया खा गया, हो गई ज्ञान की प्राप्ति। है ना, पता चला पेड़ के नीचे ध्यान लगाए, मच्छर काट लिया, डेंगू मलेरिया फलेरिया हो गया, हो गई ज्ञान की प्राप्ति। तो महायान वालों ने कहा, महायान वालों ने कहा कि अब आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके आचरण अच्छे होने चाहिए, घर में भी काम हो जाएगा। है ना, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, दूसरा विकल्प जो है ये आपका गलत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे केवल 1 हो जाएगा। है ना भाई, सांसारिक परिवेश में रहने के बजाय एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने लगे, ये गलत है। एकांतवास में जाने की जरूरत आपको नहीं है ना, क्या आ जाएगा। इतना दिन से आप जुड़ी ही नहीं है, गजब स्थिति, देखा करो।
चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के संदर्भ में आपको विचार करना है और सही उत्तर की पहचान करना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बस खत्म होने वाला है भैया, परेशान ना होइए, बस जल्दी से खत्म कर रहे हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर तथा कुछ गुफाएं व्यापारियों और कृषकों के द्वारा बनवाई गई। बिल्कुल सत्य बात है। तो कुछ गुफाएं जो हैं वो राजाओं के द्वारा बनवाई गई, राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं को दान में प्रदान की। तो कुछ व्यापारियों के द्वारा और कृषकों के द्वारा दान में दी गई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। इनमें से अधिकतर गुफाएं पूर्वी घाट के दर्रों में, पूर्वी घाट नहीं मेरे भैया, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट नहीं, आपको पश्चिमी घाट, ये अपना प्यारा भारत है। और यहाँ पर आपको एलोरा, अजंता, ठीक है, अजंता हो गया, कार्ले की गुफाएं हो गई, ये सब आपको कहां पर, ये सब आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ले की गुफाएं, ये सब आपको कहां पर, पश्चिमी घाट में दिखेंगी, पूर्वी घाट में नहीं दिखेंगी। ये तो गलत हो जाएगा। दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन दर्रों से होकर के गुजरती थी, दर्रों से होकर के गुजरती थी। बिल्कुल सत्य बात है। 1 और 3 सत्य हो जाएगा, क्या कहेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 3 सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का, बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में हुआ है? श्रीलंका में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहां कहां पर हुआ, बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार कहां कहां पर हुआ, ये बताना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार कहां कहां पर हुआ है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी में हुआ है। क्या हुआ है, तो उपर्युक्त सभी जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। श्रीलंका में, श्रीलंका में तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था, है ना, बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, म्यांमार, सभी जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का, भारत की यात्रा करने के दौरान चीनी जो तीर्थयात्री है, चीनी तीर्थयात्रियों का क्रम व्यवस्थित करना है। जो चीन से जो तीर्थयात्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं उनका आपको क्रम व्यवस्थित करना है। जितने भी चीनी यात्री आ रहे हैं उनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है भैया, व्हाट्सएप है ना, है ना, चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा है, जुड़ जाइए, है ना, ठीक भाई बात, है ना, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो जुड़ जाओ भैया, है ना। चलिए इस प्रश्न का आंसर करें, क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले तो फाहियान आएंगे, है ना, ये कौन है, तो ये फाहियान है ना, ये कौन है, तो ये फाहियान है। फाहियान सबसे पहले आएंगे, किसके समय में आएंगे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आएंगे। उसके बाद ये ह्वेन सांग है ना, ये चैन सांग या फिर कहे ह्वेन सांग है, ह्वेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आएंगे, है ना, ये किसके, हर्षवर्धन के समय में आएंगे। और इत्सिंग जो है ये सबसे लास्ट में, ये 7वीं शताब्दी में, 7वीं सदी में आएगा, सबसे लास्ट में जो है इत्सिंग आएगा, 7वीं सदी में आएगा। तो 3 2 1 कहां पर, तो 3 2 1 ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 3 2 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 2 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई बात, ठीक है बात, ठीक। आगे आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों ह्वेन सांग, है ना, ह्वेन सांग के संदर्भ में, भारत की यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करें। तो ह्वेन सांग के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन दिया गया है और आपको सही विकल्प की पहचान करनी है। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई बताएं। ह्वेन सांग की बात करें, ह्वेन सांग जो है, ह्वेन सांग जो है ये किसके समय में, तो ये हर्षवर्धन के समय में आएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हर्षवर्धन के समय में आएगा। ह्वेन सांग को क्या करते हैं, ह्वेन सांग को ह्वेन सांग को क्या करते हैं, तो ह्वेन सांग को आपको याद रखना है यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं,
ठीक है, यात्रियों का क्या करते हैं, राजकुमार भी कहते हैं। और क्या करते हैं, ह्वेनसांग को, और क्या करते हैं, नीतियों का पंडित भी कहते हैं। नीतियों का पंडित भी कहते हैं, ह्वेनसांग को क्या करते हैं, नीतियों का पंडित भी कहते हैं। और क्या करते हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। क्या करते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। वर्तमान क्या करते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं। ठीक, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस कहा जा रहा है कि इसने सोने चांदी तथा चंदन की लकड़ी से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति और लगभग 100 नहीं भैया, 100 नहीं, पहला गलत हो जाएगा, लगभग 600 पांडुलिपियों, है ना, लगभग 600 पांडुलिपियों को घोड़े पर लाद करके चीन वापस लौटा था। वह भूमार्ग से उत्तर पूर्व म्यांमार होकर चीन लौटा था। गलत बात है, उत्तर पूर्व होकर के नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम से चीन वापस लौटा था। उत्तर पश्चिम से चीन लौटा था, उत्तर पूर्व से चीन नहीं लौटा था। उसने अपने जीवन का शेष हिस्सा पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, केवल 3, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, केवल 3 सत्य हो जाएगा। बी आंसर कर देंगे, केवल 3 सत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल, बहुत अच्छे, केवल 3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे आ जा भाई अगले प्रश्न पर। चीनी यात्री फाहियान के संदर्भ में बताएं, फाहियान के संदर्भ में बताएं, फाहियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, फाहियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फाहियान जो है, फाहियान जो है ये सबसे पहले चीनी यात्री आएगा, है ना, सबसे पहले फाहियान आया था। किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आ रहा है। इसने चीन वापस लौटने के लिए, इसने चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा गुजरात से, गुजरात से नहीं भैया, कहां से, बंगाल से शुरू, गुजरात से नहीं बंगाल से, है ना, बंगाल से शुरू की। ठीक, पहला कथन आपका गलत हो गया भाई, पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन गलत हो गया। ठीक, दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन क्या कह रहा है, वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ करके जावा पहुंचा। बिल्कुल सत्य बात है, बंगाल से होते हुए जावा पहुंचा। जावा में 5 महीने रुकने के बाद दूसरे व्यापारी के जहाज से वो चीन पहुंचा। बिल्कुल सत्य बात है, 2 और 3 आपका सत्य है, आप कहेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 सत्य है, आप कहेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई बात, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न का आंसर करें। मिलान करना भैया, मिलान कर दीजिए, चलिए फटाफट सभी लोग जल्दी से मिलान कर देंगे, मिलान कर दीजिए। फिर रेशम बनाने की कला की खोज कब हो रही है, फाहियान का भारत आगमन कब हो रहा है, कुषाण शासक कनिष्क कब गद्दी पर बैठ रहा है, रोमन साम्राज्य की रेशम की मांग कब हो रही है। चलिए जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिए। चलिए जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या कहेंगे। आप कहोगे रेशम बनाने की जो कला की जो खोज है ये लगभग 7000 साल पहले हुई। ये तो आज के सेशन में ही हम लोगों ने किया है, आज के सेशन में ही मैंने आपको बताया रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले होगी। ठीक भाई बात। फाहियान की बात करें, फाहियान का भारत आगमन कब होगा, क्या कहेंगे, तब कहेंगे 1600 वर्ष पूर्व। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क, कनिष्क कब बैठेगा गद्दी पर, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लगभग 1900 वर्ष पूर्व। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब होगी, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 2000 वर्ष पूर्व। ठीक भाई बात, तो 4 3 2 1 ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कर देंगे, 4 3 2 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे आ जाए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वाराह के रूप में विष्णु की ऐरण से प्राप्त मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। यह प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था, तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे वराह का अवतार लिया था। ठीक है, पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। बिल्कुल एकदम सत्य बात है, और इसमें पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, बात सत्य है। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात,
क्या हो जाएगा? तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, सी आंसर कर दीजिएगा। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति शब्द जो है ये भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी, या भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। इसके अंतर्गत भक्त अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार नहीं होता है। बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करिए, क्या आ जाएगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? क्या आंसर करेंगे? 22वें प्रश्न पर आ जाए भाई। 22वें प्रश्न का क्या आ जाएगा? डी आंसर हो रहा है। क्या हो जाएगा? तो डी आंसर आ रहा है, डी आंसर हो रहा है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी मेरे अच्छे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस प्रश्न का डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, भज भक्ति की बात करें तो भक्ति जो है ये भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक। यह भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत भक्त अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार नहीं होता, ये बात गलत है, ये बात गलत है। आपसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा कहेंगे? केवल तीन, केवल तीन गलत है, मतलब ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आपको गलत बताना था, आपको गलत बताना था। गलत कौन सा है? आप कहेंगे केवल तीन, मतलब ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आपको गलत बताना है, कौन सही नहीं है ये बताना है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। पहले दूसरे सही है, तीसरा आपका गलत है। इसके अंतर्गत भक्त अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार नहीं होता है, गलत बात है। ठीक भाई, बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का हिंदू हिंदू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह शब्द सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर की पहचान करें, सही उत्तर की पहचान करें। बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, सही उत्तर की पहचान करना है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। बताएं क्या आ जाएगा भाई? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएं, है ना। ध्यान रखना है, सीटेट में इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। आपसे कभी सही पूछा जाएगा, कभी गलत पूछा जाएगा। तो प्रश्नों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और लास्ट में ये जरूर देखना है कि आपसे सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आंसर करना है। 23वें प्रश्न का ए ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है और डी ऑप्शन आ रहा है और सी ऑप्शन भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी, सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी के इधर वाला हिस्सा क्या होगा? पूर्व दिशा में होगा। और पूर्व दिशा में क्या है? आप कहेंगे भारत है। तो यहां पर आपसे कह रहा है यह शब्द सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया, गलत है। पश्चिम में नहीं, पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया। तीसरा विकल्प गलत है, तीसरा विकल्प गलत है, इसका मतलब ये भी गलत होगा। तीसरा विकल्प गलत है, मतलब ये भी गलत होगा। और क्योंकि तीसरा गलत है तो प्रयुक्त सभी भी नहीं होगा, तो एक ही विकल्प बचा है, केवल एक और दो होगा, केवल एक और दो होगा। क्या कहेंगे? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। यह शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस शब्द से निकला है और यह शब्द अरबों और ईरानियों ने, हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया है, ध्यान रखिएगा, हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों ने किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे आपके, एक और दो हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर भक्ति मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है चर्चा करिए और सही उत्तर की पहचान करें। बताएं क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो भक्ति मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान करिए। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि यदि वे अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो भक्त को उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त चाहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से
अभिव्यक्ति की प्रेरणा नहीं मिलती है। बताएं क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएं क्या। चलो भाई अभी आवाज आ रही है। ओहो, इतनी कर्कश आवाज पे ये हाल है, कहीं मीठी आवाज होती तब का होता है ना। इतनी कर्कश आवाज पे ये हाल है कि 1 मिनट के लिए आवाज बंद नहीं होती तो एकदम हल्ला मचा देते हैं आप लोग। आवाज बंद हो गया, भोपा बंद हो गया, माइक बंद हो गया, सुनाई नहीं पड़ रहा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए ठीक भाई बात। तो भक्ति मार्ग में क्या करना है, भक्ति मार्ग में आपको आडंबर नहीं करना भैया, दिखावा नहीं करना है, सच्चे मन से पूजा पाठ करनी है, आडंबर नहीं करना है आपको। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा विकल्प गलत हो गया मतलब ये भी नहीं सही होगा। दूसरा विकल्प गलत है मतलब ये भी सही नहीं होगा। ठीक भाई बात। और क्योंकि दूसरा विकल्प गलत है तो उपरयुक्त सभी भी नहीं होगा। तो एक ही विकल्प आपके पास बचता है, कौन सा, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी, 1 और 3 हो जाएगा, है ना। सच्चे मार्ग से अगर आप, सच्चे मन से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। सच्चे मन से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी मनोकामना को जरूर जो है पूरा करेंगे। ऑप्शन संख्या सी जो है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा नहीं दी है, गलत बात है भाई। आज भी आप देखोगे दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को पता चला कोई शेर पे बैठी है तो पता चला कहीं एकदम राक्षस के सीने में एकदम पूरा भाला उतार दी है ना, तो कहीं उसकी गर्दन उड़ा दी है। तो शिल्प कला, चित्रकला, मूर्ति कला आदि के माध्यम से भक्ति की प्रेरणा दी गई है कि आप भी अगर इस तरीके से कोई राक्षसों वाला व्यवहार करेंगे तो देवी जी जो है वो आपका भी क्या करेंगी, गर्दन पार कर देंगी, है ना। तो ये गलत है कि अभिव्यक्ति की प्रेरणा नहीं दी गई, गलत बात है, दी गई है भाई। तो पहला और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाए, आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, ईसा मसीह की मृत्यु के 500 वर्षों के बाद ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक प्रकट हो गए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, है ना। कई जगहों पर आपने देखा होगा पंडाल वंडाल में क्या करते हैं, कई जगहों पर पंडाल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको देवी जी बना करके, उनको शंकर भगवान बना करके, है ना, बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छा आचरण करेंगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद पंडाल में दिखाई पड़ेगा कि महिषासुर की जगह आप ही लेटे हैं और आपके ऊपर देवी जी एकदम पूरा भाला एकदम, है ना, आर पार कर दी है ना, महिषासुर की जगह पता चलेगा हम ही लोग लेटे हैं। चलिए बताएं क्या हो जाएगा। तो ईसा मसीह की मृत्यु के 500 वर्ष, 500 वर्ष नहीं भाई, तो कुछ ज्यादा हो गया, 100 वर्ष बाद, है ना, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 वर्ष बाद ही जो केरल वाला जो क्षेत्र है, जो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक प्रकट हो गए थे। ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ पर प्रकट हो गए थे। ठीक है, और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप कहेंगे केवल दो हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। ठीक भाई बात, चलो क्लियर भाई बात, जल्दी से एक बार बता दे। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गांव
भीमा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर करके। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। चलिए जल्दी से बताएंगे, पहले प्रश्न पर आ जाए। सारे मेरे अच्छे वाले भाई बहन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए जल्दी से बताएं। आपसे कह रहा है इनाम गांव भीमा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर वयस्कों को आमतौर पर जमीन पर सीधा दफनाया जाता था और उत्तर की तरफ सिर होता था और दक्षिण दिशा की तरफ पैर होता था। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर दिख रही है ना? एक बार जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से बताएं, चीजें क्लियर है ना? क्लियर है? पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इनाम गांव की बात करें, इनाम गांव जो है, ये जो इनाम गांव है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और ये महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी है, सहायक नदी। इसका नाम क्या है? इसका नाम आप कहेंगे घोड़ है ना? क्या नाम है? तो घोड़ नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनाम गांव जो है, ये आपको क्या हो जाएगा? इनाम गांव जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है ना? तो ये भीमा नदी पर नहीं है, भीमा नदी के सहायक नदी है, घोड़ नदी के किनारे। ये आपको इनाम गांव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। पहला कथन तो गलत है। दूसरा, यहां पर वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया गया है, उत्तर की तरफ सिर होता था, दक्षिण की तरफ पैर होता था। ये बात बिल्कुल सत्य है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सत्य है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीजों को आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको कुछ और चीजों को ध्यान रखना है। जो इनाम गांव है, यहां से आपको क्या हुआ है? यहां से कुछ ऐसी भी लाशें मिली हैं जहां पर क्या किया गया? जहां पर लोगों के पैर मोड़ कर दफनाए गए हैं। इनाम गांव से क्या हो रहा है? इनाम गांव से कुछ ऐसी भी लाशें मिली हैं जिनमें क्या हो रहा है? जिनमें शवों के पैरों को मोड़ कर दफनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो मोड़ कर दफनाया गया, है ना? कुछ ऐसी भी लाशें मिली हैं जहां पर क्या किया गया? जहां पर शवों के पैरों को मोड़ करके दफनाया गया। तो अगर ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो भी आप इनाम गांव ही आंसर करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही साथ यहां से और क्या हो रहा है? यहां से कलश समाधान के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, किसके? आप कहेंगे कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता था? कलश समाधान क्या होता था? लोगों के मरने के बाद क्या होता था? लोगों के मरने के बाद उनको ऊंचे टीले पर छोड़ दिया जाता था। वहां पर जानवर, पशु पक्षी जो कुछ खाना होता था सब कुछ खा पी लेते थे। उसके बाद जो हड्डियां बचती थी उन हड्डियों को एकत्रित करके किसी पात्र में रख करके दफना दिया जाता था। इसको कहते हैं कलश समाधान। तो कलश समाधान के प्रमाण भी इनाम गांव से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन संख्या यहां पर क्या हो जाएगा? फिलहाल दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल सत्य है। आगे आ जाइए, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा के बैठने के लिए उनका जो सिंहासन होता था, आसन होता था, वो किसका बनता था? सोने से बना होता था, चंदन की लकड़ी का बना होता था, बाघ की खाल से बना होता था, या फिर हारे हुए शासकों के मुकुट से बनता था? दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा के बैठने के लिए उनका जो आसन होता था वो किसका बना होता था? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे अच्छे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रश्न का आंसर करें, क्या हो जाएगा भाई? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई? अश्वमेध यज्ञ के दौरान
राजा का जो आसन होता था, राजा जिस पर बैठते थे, उसका निर्माण किससे होता था? क्या कहेंगे? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बाघ की खाल से बनाया जाता था। क्या होता था? बाघ की खाल से बना आसन होता था और ये उसकी प्रभुसत्ता, ये उसकी शक्ति का प्रमाण होता था, शक्ति का द्योतक होता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर करेंगे, बाघ की खाल से बना आसन होता था। सी आंसर करिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन काल में लोग सोने होने के लिए क्या करते थे? मृग चर्म, है ना, हिरण की, जो मृग होता था, जो हिरण होता था, उसकी खाल का इस्तेमाल करते थे। वहीं पर राजा लोगों की बात करें तो राजा लोग क्या करते थे? आप देखेंगे अपने घरों की दीवालों विवालों पर, महलों में क्या करते थे? जो है ना, जो शेर होता था तो शेर की खाल वाल को टांग करके रखते थे, पता चलता था कि राजा जी ने शेर का शिकार किया, उनके शक्ति का, उनके वैभव का प्रतीक होता था। ठीक है बात, तो क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? तीसरे प्रश्न की बात करें, कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग बता दें, तीसरे प्रश्न पर आ जाए। कौन सा सही सुमेलित है? पुराना किला हरियाणा में, हस्तिनापुर दिल्ली में, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में। कौन सा सही सुमेलित है? तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? तीसरे प्रश्न पर आ जाए। चलिए फटाफट आंसर करते चलेंगे भाई। तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? क्या आंसर कर रहे हैं? तो सी आंसर कर रहे हैं। सी आंसर कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 सत्य हैं। सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए बात करते हैं। आपको याद रखना, जो पुराना किला है ये हरियाणा में नहीं बल्कि पुराना किला दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में है। दूसरी बात, हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर कहां पर है? तो हस्तिनापुर दिल्ली में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास वाला क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास वाला क्षेत्र है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा की बात करें, ये बिल्कुल करेक्ट है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर? तो एटा जिले में देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से क्या होते हैं? लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लोहे के क्या हो जाएंगे? प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं? तो लोहे के प्राचीनतम प्रमाण जो हैं वो आपको अतरंजी खेड़ा से मिलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। लोहे के प्रमाण आपको उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेंगे। कौन सा सही सुमेलित है? आप कहेंगे केवल 3। केवल 3 का मतलब ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। केवल 3, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई बात? केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राजा की उपलब्धियों का, ये तो प्रश्न तो हम लोगों ने अभी, है ना, कुछ दिन पहले किया था, 2-3 दिन पहले ये प्रश्न हम लोगों ने किया था, है ना, कि कौन सा अधिकारी होता है जो अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राजा की उपलब्धियों का वाचन करता है? पुरोहित होता है, सेनानी होता है, सारथी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बताएं क्या आ जाएगा भाई? इस प्रश्न का आंसर करिए। ये प्रश्न तो हम लोगों ने किया है ना। राजा के अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उनकी उपलब्धियों का वाचन कौन करता है? कौन होगा? सेनानी होंगे, पुरोहित होंगे, सारथी होंगे, इनमें से कोई नहीं होंगे। क्या हो जाएगा भाई? चलिए जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा। चौथे प्रश्न का क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छे, आप कहेंगे सारथी हो जाएगा भाई, है ना। राजा के साथ सारथी रहता है तो सारथी जो है वाचन करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न तो हम लोगों ने किया था। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। आगे आ जाए भाई, अगले प्रश्न पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल में कृषि में उत्पादन अधिशेष होने लगा था। कृषि में लोहे के इस्तेमाल ने आर्थिक व्यवस्था को ही बदल दिया था। बताइए कौन सा कथन सत्य है? चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करें। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिए। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। महाजनपद काल में कृषि में उत्पादन अधिशेष होने लगा और कृषि में लोहे के इस्तेमाल ने आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या
हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में आपको उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिलेंगे, और लोहे की जब खोज होगी तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी खोज थी। लोहे की खोज से क्या होगा, एक तो कृषि यंत्र बनने शुरू हो जाएंगे, कृषि के औजार बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे कृषि में तेजी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो लोहे से हथियार बनेंगे, है ना, लोहे से हथियार बनेंगे, और उन हथियारों के बनने से क्या होगा, राजाओं की शक्तियों में वृद्धि होगी। ठीक, तो दोनों काम होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो दोनों ऑप्शन संख्या ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। महाजनपद काल में कृषि में उत्पादन में अधिशेष होने लगेगा, कृषि में बढ़ोतरी होगी, और लोहे की खोज ने कृषि में क्या कर दिया, आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया था। तो बिल्कुल दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों चीजें बात बिल्कुल सत्य है। आगे आ जाएं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला हुआ, है ना, बताएं, तो किसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला हुआ, जातक, वार्ता, सूक्त, पुराण, क्या जाएगा, किसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला हुआ, बताइएगा क्या जाएगा। वेरी वेरी गुड इन ऑल ऑफ यू, सभी मेरे अच्छे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, जातक, वार्ता, सूक्त, पुराण, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सूक्त हो जाएगा। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, क्या कहिएगा, तो आप कहेंगे मत्स्य पुराण हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण है। ठीक है, और मत्स्य पुराण, और यहाँ पर पुराणों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, मत्स्य पुराण से बात करें तो किसकी जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे सातवाहनों की। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, आप कहेंगे सातवाहनों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे गुप्तों की, है ना, गुप्तों की जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण से क्या होता है, विष्णु पुराण से आप कहेंगे मौर्यों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से क्या होता है, तो आप कहेंगे मौर्यों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्यों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, जातक कथाओं का संबंध किससे है, प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। जातक कथाओं का संबंध किससे है, जातक कथाओं का संबंध किससे है, क्या कहोगे, तो आप कहोगे जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का उल्लेख है ना, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो है ये जातक कथाओं में मिलती हैं, और इनकी संख्या भी पूछी गई है। तो इनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 550 है। जातक कथाओं में क्या होता है, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती है, कहानियों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 550 है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए, इस प्रश्न का, वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था, इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है, बताएं क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इनको पीजीडब्ल्यू भी कहा जाता है, प्रिंटेड ग्रेवेयर भी कहा जाता है, चित्रित धूसर मृदभांड मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। पीजीडब्ल्यू की बात करें, बताएं क्या आ जाएगा, तो वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है, और इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है। केवल एक सत्य है, दो सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों गलत है। क्या हो जाएगा, पीजीडब्ल्यू भी कहा जाता है, प्रिंटेड ग्रेवेयर भी कहा जाता है इनको, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। आप कहेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना, दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मृदभांड आपको देखने को मिलते हैं, और इन पर ज्यामितीय आकृतियों में चित्रकारी की गई है, दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का, लगभग 2500 वर्ष पूर्व आहत सिक्कों का निर्माण किया गया, ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते, ठीक है, इनको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था, इनको आहत सिक्का भी कहा जाता था, क्योंकि इन पर चोट करके इन पर प्रतीक चिन्हों का निर्माण किया जाता था, इनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के भी कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व आहत सिक्कों का निर्माण किया गया,
और ये चांदी और तांबे के बने होते थे। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों गलत है। क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका निर्माण किया गया है और ये चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का, किसानों से भाग नामक कर लिया जाता था जो कि उपज का कितना होता था। प्राचीन भारत में आपसे प्राचीन भारत में आपसे पूछा जाए, प्राचीन भारत में किसानों से कितना टैक्स लिया जाता था, या भूमि कर कितना लिया जाता था, या फिर आपसे मौर्यों के काल में पूछे, या फिर आपसे मौर्यों के काल में पूछे, या फिर आपसे गुप्तों के काल में पूछे, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है उपज का 1/6 भाग। ठीक है, क्या करना है, आपको कहना है उपज का, इस पूरे काल में अगर हम लोग बात करें तो उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अजात शत्रु ने अपने किस मंत्री को वज्र पे आक्रमण करने के सलाह के लिए बुद्ध के पास भेजा था। कौटिल्य है, जीवक है, वर्षकार है, राधा गुप्त है। बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको याद रखना है, बिंबसार की मृत्यु के बाद, बिंबसार की मृत्यु हो जाती है, बिंबसार की मृत्यु के बाद अजात शत्रु राजा बनता है। अजात शत्रु जो है ये मगध का राजा बनता है, और जब ये मगध का राजा बनता है, इसके समय में जो वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है, वैशाली से इसके संबंध बहुत ही खराब हो जाते हैं। वैशाली से इनका युद्ध होता है, लेकिन क्योंकि वैशाली वाले लड़ने में बहुत ही माहिर थे, बड़े खतरनाक थे वैशाली वाले, ये बड़े खतरनाक थे, तो अजात शत्रु युद्ध को जीत नहीं पाते हैं। तो युद्ध को कैसे जीता जाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक मंत्री वर्षकार को क्या किया था, वर्षकार को ये अपने मंत्री वर्षकार को क्या करते हैं, बुद्ध के पास भेजते हैं कि जाओ महात्मा बुद्ध से पूछ करके आओ भाई कि हम वज्जी वैशाली वालों को कैसे हरा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि जब तक आप यहाँ पर फूट नहीं डालेंगे तब तक आप वैशाली वालों को, वज्जी वैशाली वालों को पराजित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली संघ में फूट डाला और फिर वज्जी वैशाली वालों को पराजित किया, और इनको पराजित करने में दो नए अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया गया। एक रथ मूसल है ना, एक रथ मूसल है जो कि आपने बाहुबली में देखा होगा, भल्लाल देव के पास था, रथ पे जो आगे चक्र चल रहा था वो रथ मूसल था। और दूसरा महाशिला कंटक जो बाहुबली को मिला था, है ना, महाशिला कंटक। तो दो नए हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया इस युद्ध में, दो नए अस्त्रों का इस्तेमाल भी किया गया, रथमूसल और महाशिला कंटक, तब जाकर के वज्जी वैशाली वाले पराजित हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, और आपको याद रखना है, सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक शासन के प्रमाण जो है, सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक शासन की बात की जाए, गणतंत्रात्मक शासन की बात की जाए, सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक शासन के जो प्रमाण हैं, सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक शासन के जो प्रमाण हैं वो कहां से मिले हैं, आप कहेंगे वज्जी वैशाली से। सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक शासन के जो प्रमाण मिले हैं वो वज्जी वैशाली से मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे आ जाइए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की जीत का कारण था। बताएं क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो मगध 16 महाजनपद थे, लेकिन उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बन करके उभरता है, जो सबसे शक्तिशाली जनपद है वो मगध है। और इसका कारण क्या था, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध है। मगध बाकी सारे महाजनपदों को और जो अगल बगल वाले हैं उनको पराजित करता है। ठीक है, शक्ति का केंद्र बनता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जंगलों की अधिकता थी। तो जंगलों की अधिकता होने से क्या होता था, जंगलों की अधिकता होने से जो जंगली लकड़ियां है या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, जो संसाधन है, उनका इस्तेमाल किया जाता था, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था।
साथ ही साथ उपजाऊ भूमि थी, जिससे खेती बहुत अच्छी होती थी, खेती बहुत अच्छी होती थी तो टैक्स बहुत अच्छा मिलता था, टैक्स बहुत अच्छा मिलता था तो उसका इस्तेमाल राज्य के विकास में सेना, हथियार आदि चीजों में किया जाता था। तो ये भी है। और लोहे की खान, तो लोहे की खान यहाँ पर बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कृषि यंत्र भी बनते थे और अच्छे किस्म के औजार भी बनते थे। ये सारे कारण है जिनकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन करके उभरता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारत में सिकंदर की अंतिम सीमा क्या थी? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सिकंदर की अंतिम सीमा क्या थी? सिकंदर सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी 326 ईसा पूर्व में क्या कर रहा है? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर रहा है। ठीक, और जब ये भारत पे आक्रमण कर रहा है उस समय भारत में नंद वंश का शासन है। ठीक है, किसका? नंद वंश का, नंद वंश का शासन है। और राजा कौन है? राजा कौन है? तो आप कहेंगे घनानंद है। राजा कौन है? क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे घनानंद है। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर रहा है। जब भारत पर आक्रमण करेगा उस समय नंद वंश का शासन है और राजा कौन है? घनानंद है। और सिकंदर की आपसे क्या कर रहा है? सिकंदर की आपसे अंतिम सीमा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छे, आप कहेंगे सी हो जाएगा। ब्यास नदी, मैंने आपको बार बार बताया, ब्यास नदी के किनारे आकर के सिकंदर की विश्व विजेता बनने की प्यास बुझ गई। ब्यास प्यास, है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ब्यास प्यास। ब्यास नदी के किनारे आकर के सिकंदर की विश्व विजेता बनने की प्यास बुझ जाती है, उसकी सेना में विद्रोह हो जाता है और फिर वो ब्यास नदी से वापस लौट जाता है। ब्यास नदी से ही क्या हो जाएगा? सिकंदर, सिकंदर की सेना में विद्रोह हो जाएगा और फिर सिकंदर क्या करेगा? सिकंदर वापस लौटने का फैसला करता है। ठीक है, वापस लौटता है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे क्या होगा? झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की क्या हो जाएगी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक भाई, बात ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करेंगे, ब्यास नदी हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों के दौरान राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूलना आरंभ कर दिया। विष्ट एक प्रकार का कर था जिसे जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो महाजनपद काल से, देखो, महाजनपद काल से जो टैक्स है वो नियमित रूप से लिए जा रहे थे और अनिवार्य हो गए थे। महाजनपद काल से क्या हो गए थे? जो टैक्स हैं वो अनिवार्य हो गए थे। अब राजा को टैक्स देना पड़ता था। ठीक, और विष्ट की बात करें तो विष्ट क्या होता था? तो ये एक जबरन श्रम होता था। ये बात भी बिल्कुल एकदम सत्य है। ठीक, तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। आप कहेंगे सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर करिएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाएं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था? बताएं क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर? कौन मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बिंबिसार नहीं है, प्रसेनजीत नहीं है, जातशत्रु नहीं, महापद्म नंद नहीं। कौन मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताएं क्या जगह? अच्छा, एक प्रश्न और आपसे बन सकता है, मगध साम्राज्य में जितने राजवंश हैं उनका क्रम निर्धारित करने को आपसे कह सकता है। आपको क्रम याद होने चाहिए। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आप कहेंगे हर्यक वंश है। हर्यक के बाद कौन है? आप कहेंगे शिशुनाग है। शिशुनाग है, और क्या होगा? फिर नंद है। नंद के बाद मौर्य है। मौर्य के बाद शुंग है ना, शुंग है। शुंगों के बाद कण्व है। कण्व के बाद सातवाहन है। एक तो आपसे ये क्रम पूछ लेता है, आपको एक तो ये क्रम याद रखना है। दूसरा आपसे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम भी पूछ लेता है। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम पूछ लेता है तो वो भी आपको याद रखना है। विदेशी आक्रमणकारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन है? तो आप कहेंगे हिंद यूनानी है, इंडो ग्रीक है। सबसे पहले हिंद यूनानी है, इंडो ग्रीक है। इनके बाद शक है, शकों के बाद पहलव हैं।
पहलव के बाद कुषाण है। तो ये क्रम भी याद रखना आपको, ये दोनों क्रम आपको याद रखने हैं। इन दोनों क्रमों से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले इंडो ग्रीक है, हिंद यवन, फिर शक है, फिर पहलव है, फिर लास्ट में कुषाण है। ठीक, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन मत करो, हाँ बी ऑप्शन, बिल्कुल बहुत अच्छे। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत अगर हम लोग बात करेंगे, प्रसेनजीत कहाँ का था, तो आप कहेंगे प्रसेनजीत जो है ये कौशल के राजा थे। ये कहाँ के राजा थे, तो आप कहेंगे कौशल के राजा थे। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे, आप कहेंगे कौशल के राजा थे। बाकी बिंबिसार की बात की जाए, अजातशत्रु की बात की जाए, महापद्नंद की बात करें, ये सारे लोग क्या है, मगध साम्राज्य से संबंधित है। प्रसेनजीत बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुरु कुरुक्षेत्र है, वज्जी वैशाली है, मगध राजगिरी है, अवंती उज्जैन है। क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर करें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए जल्दी से सारे भैया लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा भाई? चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा भाई? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कुरु, ये सही सुमेलित नहीं है। कुरु की राजधानी कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि इंद्रप्रस्थ थी। आपने 16 महाजनपद पढ़ा होगा, तो 16 महाजनपद में आपने कुरु भी पढ़ा होगा। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है, आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, ना कि कुरुक्षेत्र। पहला गलत हो जाएगा। वज्र की राजधानी वैशाली है, बिल्कुल सत्य है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी के बाद आपको पता है पाटलिपुत्र, है ना। मगध की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों थी, है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी और बाद में राजधानी क्या होगी, पाटलिपुत्र होगी। ठीक, अवंती की बात करें, अवंती में दो है ना। एक एक आपका उत्तरी अवंती है, एक उत्तरी अवंती है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, आप कहेंगे उज्जैनी है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है, कहेंगे उज्जैनी है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपसे पूछते तो आप कहेंगे जय माहिष्मती, है ना। क्या कहेंगे, तो दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है, आप कहेंगे माहिष्मती है ना भाई, याद रखिएगा। तो अवंती में, ठीक है, 16 महाजनपद की पीडीएफ, अच्छा ठीक है कर देता हूँ। 16 महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। अवंती में दो है, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए सही सुमेलित नहीं है। आगे आ जाए भाई अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उन देवताओं की पहचान कीजिए जो जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कौन से देवताओं का उल्लेख है, चलिए जल्दी से बताएं, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। ठीक है, उन देवताओं की पहचान करना है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। क्या आंसर करेंगे बताइए, जल्दी से सारे भैया लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। और कल कल सुबह में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता कर रहा हूं, कल हम लोग ज्योग्राफी में, कल ज्योग्राफी की क्लास चलेगी सुबह में, तो कल हम लोग सिंधु नदी तंत्र वाली नदियां पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। हम लोगों ने हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिया है। कल हम लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे और ज्योग्राफी की क्लास में कल हम लोग, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान को, और उत्तर भारत के मैदान में सिंधु नदी तंत्र वाली नदियों को पढ़ेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इंद्र हो जाएगा, सोम हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में बात करें, ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे, जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख है, वो कौन है, वो इंद्र है ना, इंद्र है। इंद्र को क्या किया गया, पुरंदर भी कहा गया, पुरंदर कहा गया है ना। 250 सूक्तों में इनका उल्लेख है और ये युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं, याद रखना है, युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक भाई बात। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण, सेकंड नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेकंड नंबर पर जो सबसे
सेकंड नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? आप कहेंगे अग्नि है ना, अग्नि है, अग्नि है। इनको क्या किया गया? इनको 200 सूक्त, इनके लिए कितने सूक्त हैं? तो आप कहेंगे 200 सूक्त हैं। ठीक है, दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? अग्नि है, 200 सूक्त हैं। और इनको इनको क्या किया जाता है? इनको मानव और ईश्वर के बीच में मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। इनको मानव और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता, है ना, मीडिएटर के रूप में इनको माना जाता है। मध्यस्थता करने वाले देवता के रूप में अग्नि को माना जाता है। सोम की बात कर ले तो सोम को आपको पता है, सोम के लिए तो नौवां मंडल, है ना, पूरा नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है ये सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है ये सोम को समर्पित है। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ऋषि के द्वारा सतलज और ब्यास नदियों की पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? बताएंगे क्या जाएगा? तो इनमें से कौन है, इनमें से कौन है जो सतलज और ब्यास नदियों की पूजा कर रहे हैं? ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिल रही। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, जनक है, शुक्राचार्य है। सतलज और ब्यास नदियों की, बताएं क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सतलज और ब्यास नदियों की पूजा कौन कर रहे हैं? सतलज नदी का, सतलज नदी जो है, सतलज नदी वैदिक कालीन नाम क्या है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे शत्रुधि है। और ब्यास नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे विपाशा है। ब्यास नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है? कहेंगे विपाशा है। ठीक, कौन कर रहा है? क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर रहे हैं। क्या जाएगा? नहीं, क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेगा, विश्वामित्र हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र हो जाएंगे। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र भी देखने को मिलेगा, है ना, गायत्री मंत्र भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, और विश्वामित्र है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, बी आंसर कर देंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। आगे आ जाएंगे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का एक हिस्सा है और पूर्वी भारत के भागों में बोले जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न का आंसर करिए, क्या जाएगा? चलिए बताएंगे क्या जाएगा इस प्रश्न का, कौन सा कथन सत्य है? आपको विचार करना है। संस्कृत, संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का एक भाग है। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत को माना जाता है और पूर्वी भारत जो है ये पूर्वी भारत में के भागों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। संस्कृत जो है ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है और पूर्वी भारत में अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी भारत में जो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पूर्वी भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा नहीं है, बल्कि ये तिब्बत म्यांमार परिवार की भाषा है ना, तिब्बत म्यांमार परिवार की भाषा है। दूसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, केवल एक सत्य होगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा, केवल एक सत्य होगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, केवल एक सत्य होगा, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में, ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त लिखे गए हैं तथा उनकी भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद में दस्यु नामक आर्य कबीले की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई है। ऋग्वेद में देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख किया गया। बताइएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सारे मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या जाएगा? क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे ये कहा जा रहा है? चलिए जल्दी से बताइए सारे भैया लोग, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त लिखे गए हैं, उनकी भाषा संस्कृत है। तो आपको पता है ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु नामक आर्य कबीले की चर्चा मिलती है जिसने भारत वंश को पराजित किया, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा।
जिसने भरत वंश को पराजित किया, ये नहीं, भरत वंश ने पराजित किया था। क्या किया था? भरत वंश ने पराजित किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरत वंश ने पराजित किया। ठीक है, भरत वंश ने पराजित किया था, ध्यान रखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? जो दसियों लोग जो है, दसियों लोगों ने क्या किया है? दसियों लोगों ने भारत वंश को नहीं पराजित किया था, भरत वंश के कबीले ने दसियों लोगों को पराजित किया था, और फिर आगे चल करके इसी भरत कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ता है। तो ये दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, आपको गलत ही बताना था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऋग्वेद की कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं के द्वारा भी की गई है, जैसे अपाला है, घोषा है, विश्वपारा है ना। इस तरीके की कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की है। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं के साथ देवियों का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाइएगा अगले प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों में वर्णित प्रार्थनाएं अवेस्ता नामक एक ईरानी पुस्तक के समान है। आर्य अपनी प्रार्थनाओं में मवेशियों, घोड़ों और पुत्रों की कामना करते थे। बताएं क्या जाएगा? चलिए बताएं क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो वेदों में वर्णित प्रार्थनाएं जिंद अवेस्ता, वेदों में वर्णित जो प्रार्थनाएं हैं वो ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता के समान है। ऐसी ही कुछ चीजें ईरानी पुस्तक जिंद अवेस्ता में भी मिलती हैं, ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है। और आर्य लोग ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे, तो ये प्रार्थना अपने मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए और पुत्रों की प्राप्ति के लिए करते थे। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल में युद्धों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में जो युद्ध होते थे उनके संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए, दोनों कथनों पर विचार करना है। इस काल में लड़ाइयां अच्छे चारागाहों, उपजाऊ जमीन तथा पानी के स्रोतों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध लड़ने के लिए स्थायी सेना का निर्माण किया जाता था। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों गलत है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? तो वैदिक काल में मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए, अच्छे चरागाह के लिए, जल के स्रोत के लिए, इन सारी चीजों के लिए लड़ाइयां की जाती थी, और लड़ाइयां करने के लिए अस्थायी सेना का निर्माण किया जाता था। क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? सी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। इस काल में लड़ाइयां अच्छे चरागाहों, उपजाऊ जमीन और पानी के स्रोत के लिए की जाती थी, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी, गलत हो जाएगा। इस काल में अस्थायी सेना होती थी, है ना। इस काल में क्या होगा? अस्थायी सेना होती थी। ठीक है, आपसे किस काल की बात कर रहा है? वैदिक काल की बात कर रहा है। वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी। अस्थायी सेना आपको 16 महाजनपद काल में देखने को मिलेगी। महाजनपद काल में आपको अस्थायी सेना देखने को मिलेगी। वैदिक काल में अस्थायी सेना नहीं होती थी। वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे, अस्थायी सेना हुआ करती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप कहेंगे केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, केवल एक सत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक भाई, बात बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार बताएं, बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएं, बात समझ में आ गई? वैदिक काल में अस्थाई सेना नहीं होती थी, अस्थाई सेना होती थी। इसीलिए वैदिक काल में जो टैक्स होते थे वो भी ऐच्छिक होते थे, इच्छा पर होता था। जिसकी जितनी सामर्थ्य, जितनी क्षमता, वो टैक्स दे दे। लेकिन 16 महाजनपद काल में क्या हो जाएगा? 16 महाजनपद काल में अस्थाई सेना रखी जाएगी, बड़ी बड़ी सेना रखी जाएगी। बड़ी सेना रखने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो 16 महाजनपद काल से क्या किया जाएगा? 16 महाजनपद काल से टैक्स को अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में चुना जाता था जो कुशल योद्धा हो। राजा का पद आनुवांशिक नहीं था। राजा को अस्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था। बताएंगे क्या जाएगा इस प्रश्न का? अभी हम लोगों ने बात की है
अभी जस्ट हम लोगों ने बात की है। बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो वैदिक काल के संदर्भ में क्या कथन सत्य नहीं है, बताएं क्या हो जाएगा। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देता था। ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ऐसे व्यक्ति को राजा चुना जाता था जो थोड़ा ठीक ठाक हो, थोड़ा शक्तिशाली हो, लड़ने भिड़ने में माहिर हो। ये नहीं बिहार की तरीके, है ना, जैसे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को, अब स्वास्थ्य मंत्री को तो आपने देखा ही होगा बिहार के, है ना, उनको देख करके लग रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो पहले उन्हीं को है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा चुना जाता था जो कुशल योद्धा हो, है ना, जो लड़ने उड़ने में माहिर हो, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। ठीक, राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। राजा को अस्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था, नहीं, ये गलत है। आपसे वैदिक काल की बात कर रहा है। वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में ऐच्छिक कर होते थे। क्या होते थे, वैदिक काल में ऐच्छिक कर होते थे, है ना भाई। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना टैक्स दे, इच्छा पर है, जबरन जबरदस्ती नहीं है। ठीक, उत्तर वैदिक काल के बाद जब बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जाएंगी, खर्चा बढ़ेगा, तब टैक्स अनिवार्य किया जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अस्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार नहीं था। ये कथन गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। मेगालिथिक महापाषाण काल की निर्माण की परंपरा में कहां कहां से मेगालिथिक काल के प्रमाण किन किन स्थानों से मिले हैं, बताएं क्या जाएगा। मेगालिथिक महापाषाण काल के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, क्या कहेंगे, चलिए जल्दी से बताएं क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। मेगालिथिक के निर्माण की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इन सारी जगहों से, है ना। महापाषाण काल के जो औजार है या फिर इस तरीके के जो साक्ष्य हैं आपको इन सभी स्थानों से मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र से, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र से, इन सारे स्थानों से आपको मेगालिथिक काल के प्रमाण मिलेंगे। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे आ जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से बर्तनों का संबंध नवपाषाण काल से, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर करते हैं। कल वाले सेशन में, परसों वाले सेशन में, दोनों सेशन में इस प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा की है ना। लगातार 2 दिन से इस वाले प्रश्न पर चर्चा हो रही है। तो आज जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, और निवेदन करूंगा कि सभी लोग सही आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, 24वें प्रश्न का। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से गारंटी है हर बार प्रश्न पूछा गया और पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा, 23वें प्रश्न का डी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 3 दिन से लगातार यही चीज पढ़ाई जा रही है लेकिन फिर भी गलत कर रहे हैं आप लोग। क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में कौन से होते थे, नवपाषाण काल में काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। लाल मिट्टी के बर्तन आपको कहां पर, तो ये आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में देखने को मिल जाएंगे, और है ना, सिंधु सभ्यता में आपको देखने को मिल जाएंगे। और चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन जो है ये आपको वैदिक काल में देखने को मिल जाएंगे, वैदिक काल में। और उत्तरी काले पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन जो है ये आपको मौर्य काल में देखने को मिलेंगे, ये आपको मौर्य काल में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा गया। अब आपसे चाहे कोई एक पूछ ले, काले और लाल पूछ ले, लाल पूछ ले, चित्रित धूसर पूछ ले, उत्तरी काले पॉलिशदार आपसे पूछ ले, या फिर चारों दे करके आपको मिलान करने को दे दे, या फिर चारों दे करके आपसे असंगत पूछ ले, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, हर बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। इनको रट डालिए, यहां से प्रश्न बनना निश्चित है। ठीक है, काले और लाल मिट्टी के बर्तन ये क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे काले और लाल मिट्टी के जो बर्तन है ये नवपाषाण, नवपाषाण और महापाषाण काल से, नवपाषाण और महापाषाण काल से, नवपाषाण और महापाषाण काल से। लाल मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से। चित्रित धूसर जो है, प्रिंटेड ग्रेवेयर जो है, पीजीडब्ल्यू जो है ये क्या हो जाएंगे, तो आपके वैदिक काल से। और उत्तरी काले और पालीदार जो है ये मौर्य काल से। इनको ध्यान रखिएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे आ जाए, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 33 सोने के मनके के साथ एक व्यक्ति का समाधान किस स्थान से मिला है? इनामगांव, ब्रह्मगिरी, आदि चलनूर, हल्लूर। बताएं, 33 सोने के मनके के साथ एक व्यक्ति का शव कहां से मिला है? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 33 सोने के मनके के साथ एक व्यक्ति का समाधान कहां से प्राप्त हुआ है? क्या कहिएगा? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी से। ठीक है, कहां से? तो ब्रह्मगिरी से। बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म। ठीक है ये बात। चलिए, तो ये छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा। बस इसके साथ ही हम लोग का सेशन भी समाप्त हो गया है ना? आवाज भी गई और सेशन भी समाप्त हो गया। बस ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था, छोटा सा सेशन था। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो सेशन आपको मिलती रहा करे। और आपको चैट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, अगर नहीं जरूर जुड़ जाए, जहाँ क्लास की पीडीएफ, नोटिफिकेशन और बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेरे छले भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।